किसी एक थिंकर को हम किसी एक डिसिप्लिन में बांध नहीं सकते हैं। उनका काम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो कई डिसिप्लिन में होता है। जैसे कार्ल मार्क्स की बात करें आप, तो कार्ल मार्क्स ने जो बात करी है वो पॉलिटिकल साइंस वाले वो पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी वाले पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स वाले पढ़ते हैं, तो कई सारे डिसिप्लिन वाले लोग पढ़ते हैं, फिलॉसफी के लोग पढ़ते हैं। तो उन्होंने किसी एक सब्जेक्ट में बैठ के काम नहीं किया कि मैं सोशियोलॉजी पे काम करने वाला हूँ। उन्होंने जो काम करना था वो किया। वो काम हमारे लिए रेलिवेंट है, वो उनके रेलिवेंट है। जहाँ जहाँ जिसके लिए जो मतलब का निकलता है वो उनकी स्टडी से निकालते हैं और समझाते हैं। बट द थिंकर्स लाइक जो हमारे ऑगस्ट कॉम्ट हैं या इमानुएल डुर्कheim हैं, दे आर मोर फोकस्ड ऑन सोशियोलॉजी। उनको हम काफ़ी हद तक सोशियोलॉजिस्ट ही मानते हैं, क्योंकि उनका काम स्पेसिफिक था। उनका काम सिर्फ सोशियोलॉजी और सोसाइटी की थ्योरीज वो सब करना। बाकी लोग थोड़ा उनको उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं। तो कुछ थिंकर्स हैं जो उस बाउंड्री को ट्रांसेंड करते हैं, उसको हम सोशल थिंकर्स कहते हैं। सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट की बात करते हैं। जैसे आइंस्टाइन थे, तो आइंस्टाइन या फिर जो पहले के जितने भी हैं, डार्विन रहे हैं, हर्बर्ट स्पेंसर रहे हैं, वो कहीं एक बायोलॉजी की भी स्टडीज करते थे, वहाँ पे सोसाइटी की स्टडी करते थे, वो काफ़ी कुछ करते थे। वो चीज़ें उनकी बाउंड्री से बाहर निकलती थी। वो पहले लोग ऐसे पढ़ाई करते थे। अभी हम बड़े सीमित से हो गए ना। तो पहले बायोलॉजी का जो स्टूडेंट होगा वो कहीं सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, उसमें काफ़ी कुछ करता है, उसमें रिसर्च करता है। तो जहाँ पे इंटरेस्ट है, आपको लगता है वक्त के साथ कि आप उसमें अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो करते हैं। अभी हम जो शुरू कर रहे हैं वो था कौन सा? ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज ही नेम्ड एज निकनेम्ड इज फादर ऑफ सोशियोलॉजी, आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ पॉजिटिविज्म, है ना। पॉजिटिविज्म भी उनके वर्क से शुरू हुआ अच्छे से, और फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी। और ही वाज अ फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट। फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, ये उस टाइम का देखें आप, ये टाइम कौन सा है? जब वहाँ पे अगस्त कॉम्ट थे। मैंने आपको पहले ही फर्स्ट जो हमारा सेमेस्टर था उसमें समझाया था कि ये लोग जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसके आसपास के थिंकर्स हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण उस समाज में बहुत कुछ अपीवल हुआ था। समाज का जो ऑर्डर था वो खराब हो चुका था, समाज का जो नॉर्मल था वो चेंज हो गया था। पहले का स्ट्रक्चर और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हुआ था। तो जो कयास था, इस कयास का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, आपकी जो सिचुएशंस होती है ना लाइफ की, आपको कुछ अलग इंसान बनाती हैं। जैसे अगर देखें आप, यहाँ पे जो फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया में रहा, उस फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी सारे लीडर्स जो हैं वो भर के आए। बिकॉज वो जो एक फ्रीडम स्ट्रगल का जो एक आग थी, जो तपिश थी, उसमें वो कुछ अलग निखर के आए। वो लोग जो बेहतर से परसीव कर सकते थे, समझ सकते थे, सोसाइटी का एक अलग पर्सपेक्टिव रख सकते थे, वो उसमें से निखर के आए, वो सामने आए। इस वक्त कोई महात्मा गांधी नहीं बन सकता, क्योंकि महात्मा गांधी बनने के लिए वो हालात थे जब वो बने, क्योंकि वो एक डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग सोच के, अलग समझ के, उस हालात में वो अलग से उभर के आए। जिस तरीके से बरसात के मौसम में अलग अलग किस्म के फूल खिलते हैं, क्योंकि वो जो उसको ज़रूरी जो चीज़ें चाहिए ना, वो उसी हालात में मिल पाती है। सो ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इसके आसपास सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ है, ये आप जानते हैं। सोशियोलॉजी प्रोडक्ट भी इसी का है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ग्रोथ ऑफ साइंस, मैंने आपको समझाया पहले ही, उसका ही प्रोडक्ट है कि उसी हालात में सोशियोलॉजी एज ए डिफरेंट डिसिप्लिन वजूद में आया। तो यहाँ पे कयास था, और उस कयास को खत्म कैसे किया जाए, किस तरीके से वापस से नॉर्मलिटी एस्टेब्लिश किया जाए। अगस्त कॉम्ट चाहते थे कि वापस से किस तरीके से हालात ठीक हो जाएं, एंड ही बिलीव्ड दैट ओनली पॉजिटिव साइंस और पॉजिटिव सोसाइटी इज आंसर टू दिस प्रॉब्लम्स, दिस कयास। एक ऐसा समाज जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में बिलीव करता है, जो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, वेरिफिकेशन, इसमें बिलीव करता है, जब तक न वो समाज बने, जब तक न वो समाज वापस से एस्टेब्लिश हो जाए, तब से दुनिया में इसी तरीके से कयास रहेगा। तो उनने कोशिश करी पूरी तरीके से कि किस तरीके से हम स्विच कर सकें इमीडिएटली, किस तरीके से वो स्टेजेस जो हैं पास ऑन हो जाएं और हम पॉजिटिव सोसाइटी की तरफ जाएं, ताकि पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव टाइम और इमानुएल डुर्कheim, ऑगस्ट कॉम्ट ये बिलीव करते थे कि सोशियोलॉजी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी कैसा, क्योंकि इससे आपको अलग अलग से एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है दुनिया की, समाज की। तो ये लोग बेहतर हैं, ये बेहतर से समझ सकते हैं, इसके ज़रिए हम समाज को चेंज कर सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं। दे विल बी प्रीस्ट, दे विल बी प्रीस्ट, सोशियोलॉजी विल बी द न्यू रिलीजन। मॉडर्न टाइम्स का जो रिलीजन होगा सोशियोलॉजी होगी, और सोशियोलॉजिस्ट एक प्रीस्ट की तरह काम करेंगे। वो समझाएंगे कि सोशल प्रोसेस काम कैसे करते हैं, दुनिया किससे चलती है। तो उस पर उनका फोकस था।
तो हमारे लिए जो पहला इनका काम है, अगर हम पॉजिटिविज्म को बाद में पढ़ें, पहले लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस पढ़ें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस में आप वो स्टेजेस समझते हो जिसके जरिए आपका समाज जो है वो विकास करता है, वो चेंज होता है, एंड अल्टीमेटली वी रीड टू पॉजिटिव स्टेज, और पॉजिटिव स्टेज में ही पॉजिटिविज्म की बात करेंगे हम, जो एक फिलॉसफी है। तो पहली जो बात है वो है लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। अगस्त कॉम्ट में आपने पॉजिटिविज्म, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, पॉजिटिव फिलॉसफी पे उन्होंने काफ़ी बुक्स लिखी हैं। पॉजिटिव फिलॉसफी करके उन्होंने 2-3 टाइटल्स लिखे हुए हैं जो अलग बुक्स में। इनका जो देखिए, हर एक जो हमारा सोशोलॉजिस्ट रहेगा या थिंकर रहेगा इसमें, उसकी आपने वो नस पकड़नी है कि किसकी बात कर रहा है, इसका इसका एम्फेसिस क्या है, इसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो किस तरह का इंसान है ना। जज करना पड़ेगा थोड़ा सा, जो अच्छी बात नहीं होती है, हमें जज करना है अपने सोशोलॉजिस्ट को कि उसका बेसिक आइडिया क्या है, वो कहाँ पकड़ता है। होता है ना किसी का, कोई जब बोलता है तो उसकी खास ओरिएंटेशन होती है, किसी खास डायरेक्शन में जाता है, कोई जब लिखता है तो किसी खास तरीके से लिखता है, उसका एक स्टाइल होता है। इस तरीके से सोशोलॉजिस्ट, सोशल थिंकर्स का भी एक स्टाइल है, एक उनका एक पर्सपेक्टिव है, एक उनका एक लाइन है थॉट की। यहाँ पे पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव सोसाइटी, पॉजिटिविज्म इज द एम्फेसिस, ठीक है। उनका फोकस क्या है, पॉजिटिविज्म। वो पॉजिटिविज्म क्या होता है, साइंस में बिलीव करना, सीधे साइंस के प्रिंसिपल्स, कि आप सच को अगर ढूंढ सकते हो, द ओनली सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज इज साइंटिफिक नॉलेज, एंड साइंटिफिक नॉलेज इज अ नॉलेज विच इज गेन थ्रू डिफरेंट स्टेप्स, जिसमें आप क्या करते हो, हाँ, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे हम रिसर्च करते हैं, आप आगे पढ़ेंगे, रिसर्च का पेपर रहेगा। रिसर्च पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए, यानी आप कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो फील्ड में, रिसर्च इज एन इन्वेस्टिगेशन इनटू ए फिनोमेना। आपने ये स्टडी करना है कि कॉलेज ड्रॉप आउट गर्ल्स में कितना है हीरानगर में, मान लीजिए कि कितनी लड़कियां हैं जो स्टार्टिंग में एडमिशन तो लेती हैं कॉलेज में, लेकिन कंप्लीट नहीं करती हैं। तो ये मान लीजिए हमारा एक रिसर्च का टॉपिक है, हम इस पे काम करने वाले हैं। इस पे हम जब काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले ये टॉपिक चूज किया हमने, टॉपिक चूज किया, उससे जुड़ा हुआ जितना काम हुआ है ऑलरेडी आसपास के लोगों में, आसपास के शहरों में लोगों ने कैसे काम किया, उसकी स्टडी करेंगे कि काम होता कैसे है, ठीक है। हमने ये काम कहाँ पे करना, हम एक फील्ड चूज करेंगे, हमारे क्वेश्चंस क्या होंगे, हमने वहां से निकालना क्या है, रिसर्च क्वेश्चंस क्या होंगे, हम एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस होता है एक टेंटेटिव असम्पशन कि मेरे इस रिसर्च से क्या आउटकम आ सकता है, ठीक है। जैसे आप सोच रहे हो ना कि आपका ग्रेजुएशन के बाद क्या आउटकम होगा, वो होता है हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं कि ग्रेजुएट हो जाऊंगी तो ऐसा होगा। वो एक हाइपोथेसिस है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट हमारा एक डायरेक्शन होती है, एक इंटेंशन होती है कि ये किस डायरेक्शन में हमारी स्टडी जा सकती है। हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हम फिर उसके बाद फील्ड में जाना है तो कैसे काम करना है, कैसे हमने डेटा कलेक्ट करना है, डेटा मिल गया तो फिर हमने उसको कैसे क्लासिफाई करना है, उसे कैसे हमने स्टडी करना है, डेटा को कैसे एनालाइज करना है, फिर रिपोर्ट कैसे लिखनी है। ये सब स्टेजेस हो गए रिसर्च के। इस रिसर्च के जरिए ही जो हमें फैक्ट्स मिलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, उसी को हम सच मानते हैं। ऐसे नहीं किसी ने कहा, किसी ने लिखा और तुम लोगों ने मान लिया, नहीं। रिसर्च के जरिए, डेटा के जरिए आपने उसको मानना है, उसके बगैर उसको नहीं एक्सेप्ट करना होता है। ये एम्पेरिसिज्म है, ये है पॉजिटिव। तो ये उनका बेसिक इंटरेस्ट है। वो हर तरीके से चाहते हैं कि समाज ऐसा बने जो सोचना शुरू कर दे, समाज ऐसा बने जो किस पे फोकस करे, फैक्ट्स पे फोकस करे, डेटा पे फोकस करे। ऐसा समाज बनेगा तो वही समाज अच्छा होगा। तो ये है किसका आइडिया, ऑगस्ट कॉम्ट का। वैसे ही माइल्ड क्राइम कहेंगे आप तो उनके बारे में सोशल सॉलिडरिटी, कोहिजन, किस तरीके से समाज एक रहे, है ना। सोशल फैक्ट्स की बात करेंगे तो वो उनके लिए इंटरेस्ट है। मार्क्स के लिए इंटरेस्ट क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक डिविजन्स कैसे हैं, कौन है जो कंट्रोल कर रहा है, कौन है जो एक्सप्लॉइट कर रहा है, किसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, क्लास का एंगल। वेबर के लिए क्या है कि लोग क्या मीनिंग्स ड्राइव करते हैं, क्या इंटरेक्ट करते हैं। तो ये इनकी बेस लाइन है। आप जब वेबर को या मार्क्स को या किसी को समझेंगे तो शुरुआत आप यहाँ से करेंगे। आपको हो सकता है कि 2 मिनट के लिए वो थ्योरी याद नहीं आ रही हो, बट यू नो कि उसका एंगल क्या है, उसके सोचने का तरीका क्या है, उससे आप थ्योरी डेवलप कर सकते हो। समझ रहे हो, वो आप अपनी स्टडीज में भी यूज कर सकते हो कि आपने पर्सपेक्टिव क्या यूज करना है, या फिर उनको समझने के लिए भी आप ये मान लीजिए कि वो ऐसे इंसान हैं, वो इसको फोकस करते हैं, उनकी ये लाइन ऑफ एक्शन है, इनकी ये लाइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो हम पहले शुरू करेंगे लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, जहां से हम समझेंगे, मैंने कल भी समझाया था आपको कि लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में
जो ऑगस्ट कॉम्ट हैं वो ये मानते हैं कि दुनिया जो है वो चेंज हुई है, उसका विकास होता है 3 स्टेजेस में, इन 3 स्टेजेस। ठीक है, एक पहले आएगी, फिर बीच में आएगी, फिर बाद में आएगी। और उन्होंने माना है कि ये जो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस है, इट इज रेलिवेंट टू सोसाइटी, बट इंडिविजुअल माइंड भी इस तरीके से ही ग्रो करता है। इंसान का दिमाग भी विकास कैसे करता है? इन 3 स्टेजेस के जरिए। पहली कौन सी स्टेज है? थियोलॉजिकल। देखो, थियोलॉजिकल स्टेज, थियोलॉजिकल स्टेज, आ जाओ। आपका इंग्लिश है कि सोशियोलॉजी है? सोशियोलॉजी है। तो पहली है थियोलॉजिकल स्टेज, थियो, THEO, थियोलॉजिकल, पैनल नहीं चल रहा है, थियोलॉजिकल स्टेज। तो ये स्टेज कब तक लास्ट करती है? 1300 AD तक, स्टार्टिंग ऑफ टाइम टिल 1300 AD। ठीक है। देन सेकंड स्टेज इज मेटाफिजिकल स्टेज। मेटाफिजिकल स्टेज 14th सेंचुरी AD, 1300 AD से लेके 1800 AD तक चलती है। यानी कौन सा टाइम रहा? अब मेडिवल टाइम प्लस रेनेसांस का जो टाइम है, वो टाइम पीरियड है। दुनिया देखनी है हमने। अब देखिए, हमारी जो सोशियोलॉजी है ना, और सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये लोग यूरोप के हैं, तो इनने कहीं यूरोप का ही बताया हुआ है मैक्सिमम। कुछ चीज़ें टच करी होंगी जो हमारे समाज के लिए भी रेलिवेंट होंगी, बट हियर अर्ली सोशियोलॉजी और मोर फोकस्ड ऑन दो सोसाइटीज, क्योंकि वहीं के लोग थे, तो हमने थोड़ा वो भी एंगल रखना है। तो ये आ गई मेटाफिजिकल स्टेज, जो कब से कब तक थी? 1300 AD टू 1800 AD, 19th सेंचुरी तक। ये जो आपके पास थी 1300 से लेके 1800 AD तक आपके पास मेटाफिजिकल स्टेज है। एंड लास्ट स्टेज इज पॉजिटिव स्टेज, जो 1800 के बाद, एनलाइटनमेंट के बाद का जो टाइम है, वो कौन सा है? दैट इज पॉजिटिव स्टेज। थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव। दुनिया, दिमाग, दुनिया हो, ये दुनिया के अंदर रहने वाले लोग हैं, और लोगों के अंदर बसने वाला उनका दिमाग का विकास, उनकी सोच का विकास, ऐसे ही होता है। मेटाफिजिकल का मतलब क्या हुआ? नहीं, कौन सा? थियोलॉजिकल का मतलब, पहली स्टेज कौन सी है? थियोलॉजिकल। थियोलॉजी क्या होती है? रिलीजन। ठीक है, थियोलॉजी मीन्स रिलीजन, थियो इज रिलीजन एंड लॉजी मीन्स उसकी स्टडी, उस पर फोकस करना। यानी ये रिलीजन पे जो समाज ज्यादा फोकस करता है, ज्यादा बिलीव करता है रिलीजन पे, वो समाज कौन सा हो गया? थियोलॉजिकल। द रीजन इज असाइंड टू गॉड। रीजन क्या है इसका? इसमें पहली चीज रिलीजन फोकस, दूसरा है रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, आंसर क्या है, दैट इज असाइंड टू गॉड। यहां इस समाज में रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस समाज में रिलीजन जो है वो एक प्राइम प्लेस ऑक्युपाई करता है। ऑल एक्सप्लेनेशन इज असाइन टू द डीटी, द गॉड, किसी भी प्रकार में, लेकिन सुपर नेचुरल जो चीज है उसको असाइन करेंगे। अच्छा होना, बुरा होना, तंदुरुस्त होना, बीमार होना, ठीक है, जीना मरना, हर एक चीज का आंसर क्या है? इसको असाइन करते हैं डीटी को। अगर हमारा समाज ऐसा कोई है, अभी भी हम ये कह सकते हैं कि हम इस वक्त कहाँ पे, हम तो कहीं थियोलॉजी में भी हैं अभी, हम थियोलॉजी और मेटाफिजिकल स्टेज में ही, हम पॉजिटिव में नहीं आए अभी तक। हमारा समाज इसके अगस्त कॉम्ट के हिसाब से अभी उस स्टेज पे, पॉजिटिव पे नहीं पहुंचा हुआ है, लेकिन मिक्स है सब कुछ। अगर देखा जाए हमारे समाज में, तो सुबह जो हम पूजा करेंगे तो बिल्कुल वहां से निकल के हम कार में बैठेंगे तो वो है, सो एवरीथिंग इज रिलेटेड नाउ। अब वो स्टेजेस कंप्लीटली बिल्कुल खत्म नहीं हो चुकी हैं। हाँ, मे बी कि वो जो यूरोपियन सोसाइटीज हैं उनमें एक स्टेजेस जो हैं वो कंप्लीट ट्रांजिशन हुआ हो, लेकिन हमारे समाज में देखा जाए तो सब कुछ इकट्ठे चल रहा है। हम साइंस पे डिपेंडेंट है। अभी लाइट नहीं आ रही है तो हम कह रहे हैं कि लाइट आती, पावर आती तो ना हमारे फैंस चलते तो हम बेहतर फील करते, बट पावर आती तो हे भगवान पावर आई कहीं से। वी बिलीव इन दोज थिंग्स। वो तो कैसे आएगी वो पता आपको है, बट हम उसका रीजन भी उसको असाइन करते हैं। ये कौन लोग हैं जो सुबह सुबह कॉल कर रहे हैं? तो हमने क्या समझा अभी तक कि जो थियोलॉजिकल है वहां पे डीटी, गॉड, ये सब जो है वो हर चीज का आंसर है। इसको सही गलत में
हम नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखते हैं कोई एक समाज किसमें बिलीव करता है। सही, ये करना वो करना, वो वैल्यू जजमेंट होती है। ठीक है, वी डोंट डू वैल्यू जजमेंट्स हियर। हम ऑब्जेक्टिव रहने की कोशिश करते हैं, जो है हम वो बता रहे हैं, जैसा है वैसा। वो बाकी इंसान का अपना दिमाग है, वो उसको हमेशा ही जज करता है। बट वी एज स्टूडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, वी डू स्टडीज ऑब्जेक्टिवली। So we see that societies which are theological, they are based on religion. God is important, deity is important, reason is assigned to God. हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो किस पे है? गॉड पे है। तो ये जो स्टेज है, यहाँ पे डोमिनेशन किसकी होगी? इस समाज में किसकी कंट्रोल किसका होगा? प्रीस्ट वगैरह कंट्रोल करेंगे, है ना। वो जो कहेगा, पोप जो कहेगा, उस समाज में देखो तो पोप वाज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। पोप ही जो कहेगा वही सही होगा। तो यहाँ पे पोप के साथ जो है वो किंग्स जो है, वो एक किंग जो है एक पोप रखता है, और कई बार किंग को पोप जो है आके वो समाज में, है ना, वो उसकी इनिशिएशन करता है। तो ये जो रिलीजियस फिगर्स हैं, इनका रोल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये कंट्रोल करते हैं, रिलीजन प्लस मिलिट्री, दे कंट्रोल द सोसाइटी। अब लेकिन इस एक स्टेज में जो अच्छी बात थी वो ये कि कंसेंसस था। सब लोग बिलीव करते हैं एक ही चीज में, तो समाज में ऑर्डर रहता है। आधे लोग कुछ बिलीव करते हैं, आधे लोग कुछ और बिलीव करते हैं, तो उस स्टेज में कन्फ्लिक्ट आता है। सब लोग, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है चाहे जो भी है, अगर सब लोग एक ही चीज में बिलीव करते हैं तो कंसेंसस रहता है, ऑर्डर जो है वो ज्यादा रहता है, स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है। इस स्टेज को उन्हें ऑर्गेनिक भी कहा। हर एक चीज में, जैसे शरीर में होता है ना, हर एक बॉडी जब सही से, हर एक ऑर्गन जो बॉडी का है वो ठीक से काम करता है आपस में कोऑर्डिनेशन से, तो बॉडी ठीक से काम करती है। किसी दिन दिल का मन नहीं हुआ कि आज मैं धड़कूंगा नहीं ठीक से, किडनी बोलेगी मैं काम नहीं करूंगी आज, है तो हो गया ना खराब काम, तो डॉक्टर बचाना पड़ता है। वैसे ही होता है, जब उन्होंने अपने तरीके से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया तो समाज में थोड़ी स्टेबिलिटी खराब होती है, ऑर्डर खराब होता है। एक कॉन्सेंसस की स्टेज, इस स्टेज को और आगे आगे जाके डिवाइड किया गया है इन, आप थोड़ा सा चाहें तो इसको और समझ सकते हैं। इस स्टेज की और आगे फेटिशिज्म, पॉलीथीज्म एंड मोनोथीज्म, थियोलॉजिकल स्टेज को और 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। वो है फेटिशिज्म। फैटिश होना पता है आपको? फेटिशिज्म क्या होता है? आप किसी ऑब्जेक्ट को पावर असाइन करते हो, ठीक है, ये पेन ना मेरे लिए लकी है, इस पेन से लिखूंगी तो अच्छे मार्क्स आएंगे, या ये घड़ी पहनती हूँ, ये ड्रेस पहनती हूँ तो अच्छे मार्क्स आते हैं, इंटरव्यू में क्वालिफाई कर लेती हूँ इस ड्रेस से, ये शूज़ पहनती हूँ तो बड़ा अच्छा दिन जाता है मेरा, है ना, ये नोटबुक बड़ी अच्छी मेरे लिए, या ये रिंग मेरे लिए अच्छी है, ये घड़ी मेरे लिए अच्छी है। वी असाइन सम पावर टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं फेटिशिज्म। वो चीज़ फेटिश बन जाती है, और बिलीफ को हम बोलेंगे फेटिशिज्म। तो जो लोग रिलीजन वैल्यू करते हैं, एक उसमें ये बात भी हो सकती है कि वो ऑब्जेक्ट्स को असाइन करें पावर्स। वो कुछ भी हो सकती है इनएनिमेट, वो कोई पत्थर हो सकता है, कोई ट्री हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, एनिमेट इनएनिमेट कोई भी चीज़ है जिसे हम क्या बोलते हैं कि वो नेचर की कोई भी ऑब्जेक्ट को मानते हैं कि इसमें पावर है, और उसके मेरे साथ रहने से या उसके टच में आने से मेरा अच्छा होता है, उसमें कोई पावर्स है, और उसके लिए फिर वो रिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं, वर्शिप भी कर सकते हैं उस चीज़ को। देन इज पॉलीथीइज्म। पॉलीथीइज्म का मतलब क्या हुआ? पॉलीथीइज्म मल्टीपल गॉड्स में बिलीव करना। पॉलीथीइज्म मीन्स बिलीफ इन मल्टीपल गॉड्स। तो आप कई सारे ईश्वर, एक ईश्वर नहीं है, कई सारे ईश्वर हैं जिनमें बिलीव करते हो, ठीक है। पॉलीथीस्ट, जैसे हमारा समाज है, हिंदू सोसाइटी, वो पॉलीथीस्ट है, वहां पे एक गॉड नहीं है, गॉड्स कई हैं। हर किसी का अपना एक डीटी है, कुल देवता है, कुल देवी है, फिर कुछ हैं जो जनरल हैं, जिनको सब बिलीव करते हैं, कुछ हैं जो स्पेसिफिक है। तो ये कि पॉलीथीस्ट होना, और फिर इनमें जो उनको वर्शिप करेंगे वो एक क्लास के बन गए, वो चुकोटी के हो गए, जो भी है। मोनोथीस्ट हो गए, इसी में एक एडवांस स्टेज आएगी, और जो मोनोथीस्ट है। मोनोथीस्ट का मतलब ये है कि जो एक गॉड में बिलीव करते हैं, वन गॉड जो है वो इज वन पावरफुल गॉड, इज व्हाट रिप्रेजेंट्स एवरीबॉडी। तो हिंदूज और जो बाकी जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, जो बाहर के रिलीजन्स हैं, अब्राहमिक मीन्स जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, और ये जो कौन से, और इस्लाम, ये मोनोथीस्ट हैं, एक गॉड में बिलीव करते हैं। बट हिंदूज भी कहीं ना कहीं आके कहते हैं कि ईश्वर एक है,
मल्टीपल फॉर्म्स हैं, मल्टीपल शेप्स हैं, बट दे रिप्रेजेंट ओनली वन रियलिटी। तो इन दैट सेंस यू कैन से कि हिंदुइज्म, लेकिन जब ये कन्फ्लिक्ट में आते हैं, अलग फेथ के लोग जब कन्फ्लिक्ट में आते हैं, देन बिकम्स द इशू। जो शाक्ताज हैं वो शेवाइट्स है, शेवाइट्स वैष्णवाइट्स है, अलग बिलीफ के लोग आपस में कन्फ्लिक्ट में भी आए हैं वक्त में, अभी कम है, लेकिन पहले ये कन्फ्लिक्ट में भी आते रहे हैं अलग बिलीफ के लोग। फिर उनको जैसे हिंदुइज्म और बुद्धिज्म एक टाइम पे, खैर बुद्धिज्म अलग रिलीजन है, लेकिन हिंदुइज्म और बुद्धिज्म जो है वो एक बड़ा कन्फ्लिक्ट था एक टाइम पे, जब बुद्धिज्म का काफ़ी ग्रोथ हो रही थी। सो मॉन्क्स वर किल्ड बाई द पीपल, उनको बिल्कुल कत्ल किया करते थे एक टाइम पे, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज हो गया था हिंदुइज्म को। लेटर ऑन हिंदुइज्म ने एक्सेप्ट किया कि बुद्ध भी एक अवतार हैं भगवान विष्णु के, तो वो भी हिंदुइज्म को ही उनको उसके अंडर ले लिया। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव दैट इज देयर। बट पॉलीथीज्म का मतलब हुआ मल्टीपल गॉड्स में बिलीव रखना, मोनोथीज्म में एक ईश्वर पर विश्वास करना, जो जनरली अब्राहमिक रिलीजन्स जो तीन उनको मानते हैं हम, वो उसमें बिलीव करते हैं। तो ये किस में आ गया, थियोलॉजिकल। ये जो बातें मैंने करी आपको कि यहाँ पे मिलिट्री प्रीस्ट से कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक स्टेज होती है, सब नॉर्मल होता है एक तरह से, क्योंकि सब लोग बिलीव करते हैं, एक विश्वास रखते हैं, यह आ गई थियोलॉजिकल स्टेज। इस स्टेज को उन्होंने कंपेयर किया इंसान के माइंड के साथ, कि अर्ली जब इंसान उसकी जो माइंड की ग्रोथ हो रही होती है, एक बच्चा जब ग्रो कर रहा होता है, तो उस वक्त उसका एक अल्टीमेट बिलीफ होता है कि कोई है जो सब कुछ कर सकता है। कोई मीन्स उनके फादर ही होंगे उस वक्त, या मदर होगी, पापा कुछ भी कर सकते हैं। बच्चा लड़ता है बाहर दोस्तों से, कहें मैं पापा कुछ भी कर सकता हूँ, वो छत पे चढ़ सकते हैं, पोल पे चढ़ सकते हैं, बड़े ट्री पे चढ़ सकता है। तो बच्चे की दुनिया थोड़ी छोटी होती है पहले स्टार्टिंग में, उसे लगता है कि पापा तो कुछ भी कर सकते हैं, पापा इज ऑल पावरफुल। उसको पापा से पावरफुल कोई नहीं लगता, क्योंकि पापा थोड़े से मीन्स गाड़ी ड्राइव करते होंगे, वो कहीं बाहर लेके जाते होंगे, वो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं जो पेट्रियार्कल सोसाइटी में हैं, तो पापा बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। अदरवाइज वो समाज जहाँ पे वीमेन के पास पावर है, कंट्रोल है ना, जॉब्स हैं, तो वहाँ पे मम्मी कुछ भी कर सकती हैं, जो कहूँगी वो लेके देगी, जो जहाँ जाना होगा वहाँ लेके जाती है, तो मामा बिकम्स ऑल पावरफुल। बट जैसे उसकी ग्रोथ होती है तो बड़े होते हैं, तो इस वक्त जैसे तुम हो, इस वक्त नहीं, इससे पहले, अब तुम पॉजिटिव तक पहुँच चुके हो, थोड़ा पहले, इससे पहले फिर लगता है कि पापा तो सब कुछ नहीं कर सकते, तो पापा आप वो चांद तोड़ के ला सकते हो, तो पापा चुप हैं, अभी तक तो सब कुछ कर रहे थे पापा, पापा आप छलांग लगा सकते हो यहाँ से कुछ भी, बच्चे कुछ भी कहते हैं, पापा आप वो हैंड डाल सकते हो फायर में, तो देयर सच थिंग्स, क्योंकि वो जो एक एंक्शियस माइंड है ना बच्चे का, वो कुछ भी पूछ सकता है, तो फिर लगता है कि पापा सब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब पापा सब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर जो एक रिलीजन की ओरिजिन की थ्योरी है, उस वक्त एक पापा वो बना देते हैं, जो एक थ्योरी है फ्राइड वगैरह की, वो ये कि एक पापा बच्चा बना देता है जो सबसे पावरफुल है, और उसको गॉड का नाम देता है, क्योंकि अब उसको कोई हरा नहीं सकता है, वो सबसे पावरफुल है। वो भी एक रिलीजन की ग्रोथ की थ्योरी जो है वो होती है। तो ये आ गया माइंड कौन सा, इंसान का। इन पहले उसका बिलीफ है, फिर वो क्वेश्चन करना शुरू कर देगा चीज़ों को। सेकंड स्टेज बिकम्स, वो लेटर ऑन क्वेश्चन करना देगा, शुरू कर देगा चीज़ों को, एंड दैट स्टेज इज कॉल्ड मेटाफिजिकल स्टेज। वो ग्रेजुअल क्वेश्चनिंग है, वो अभी कंप्लीट क्वेश्चनिंग नहीं है कि उसने पूरा ही चेंज कर दिया, या बिल्कुल वो एक नया समाज डेवलप हुआ, लेकिन इट इज अ ट्रांजिशन, इट इज अ ब्रेक डाउन टू ए डिफरेंट सेट ऑफ सोसाइटी, ए डिफरेंट स्टेज। तो यहाँ पे 1300 से लेके 1800 एडी तक का जो टाइम है, ट्रांजिटोरी टाइम कहते हैं, ट्रांजिशनरी टाइम, ट्रांजिशनरी फेज। यहाँ पे काफ़ी कुछ हो रहा था दुनिया में, काफ़ी कुछ हो रहा था, क्योंकि अब साइंस की आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ शुरू हुई थी, लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था, इनलाइटनमेंट का दौर बीच बीच में आ रहा था, लॉजिक वगैरह बाकी चीज़ें लोग समझ रहे थे। कुछ जगहों पे थोड़ा सा उससे पहले भी कुछ काम हुआ होगा, और यहाँ पे थोड़ा और काम करना शुरू हो गया। यहाँ पे डीजी जो जो पावर है, आप उन जो आपने फिगर्स दे दी थी, ये नाम दे दिया था, यहाँ पे वो एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट, अपने गॉड की जगह वो एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स ऑफ नेचर, लाइक एयर, वाटर, है ना, माउंटेन्स, रिवर्स, है ना, ये सब है जो नेचर के एलिमेंट्स हैं, जो कंट्रोल करते हैं दुनिया को। सन, है ना, इस तरह की पावर्स को उनमें बिलीव करते हैं कि ये पावर्स हैं, गॉड इन्हीं में है। गॉड इज नॉट समथिंग विच इज अ पर्सन समवेयर, बट गॉड लिव्स इन ऑल दीज थिंग्स। जो पावर्स हैं, जो नेचर की पावर्स हैं, ये कंट्रोल करती हैं। तो अब उनको जो है वो एक पावर जो है उन्हें असाइन किया, एब्स्ट्रैक्ट रीजन, एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस, जो नेचर की फोर्सेस हैं, उनमें बिलीव। अभी तक वो बिलीव किस में था, डीटी में, गॉड में, जो बिल्कुल एक पर्सन हो सकता है किसी के लिए,
या कोई इंडिविजुअल कुछ भी हो सकता है, किसी कल्पना है किसी के लिए वो 4 हाथ हों, 10 सर हों, या कोई हो 1 सर हो, या फिर देयर सो मेनी थिंग्स जो अलग इमेजिनेशन से लोगों ने क्रिएट किया होगा, जिनका बिलीफ होगा, उस तरीके से उन्होंने गॉड को कहा। अब यहाँ पे वो कहते हैं जैसे ही लॉजिक डेवलप हुआ तो उन्होंने वहाँ से शिफ्ट होके अब उनको मीन्स अनकवर कर रहे हैं, ग्रेजुअली वो अनलीश हो रहा है उनका कि वो कहाँ से है, क्या है लॉजिक, वो पैटर्न क्या है, स्टेजेस क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं, कि ये होता है तो कैसे होता है। तो अब वो ग्रेजुअल लॉजिक डेवलप होना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे नेचर को जो है वो एज्यूम करते हैं कि नेचर इज ऑल पावरफुल, नेचर से ही सब कुछ होता है और नेचर कंट्रोल करता है चीज़ों को। तो इसी को हमने हर एक चीज़, अब यहाँ पे देखें इस स्टेज में आके क्या होगा। अब यहाँ पे लॉजिक जो है ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट साइंस पे शिफ्ट नहीं है, लेकिन साइंस की ग्रोथ हो रही थी, वो वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटेशन ना, उन चीज़ों की ग्रोथ हो रही है, उससे चीज़ों को किया जाए। बार बार आप चीज़ों को रिपीट कर रहे हो तो सेम रिजल्ट आ रहा है, तो दिस इज पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे अब लॉज डेवलप होना शुरू हुए, ठीक है, कोई प्रिंसिपल शुरू हुआ कि आपने देखा ना कि 2 + 2 = 4, एवरी टाइम 2 + 2 = 4, यू से कि 2 + 2 ऑलवेज इक्वल्स टू 4, है ना। इन द सेम वे आपने क्या लॉ डेवलप करना शुरू किया, जो प्रिंसिपल्स हैं साइंस के या फिर सोसाइटी के, उनको डेवलप करना शुरू किया। और यहाँ पे अब किसका कंट्रोल रहेगा, अब कानून इंपॉर्टेंट है, पर प्रीस्ट भी अभी इंपॉर्टेंट है। प्रीस्ट खत्म नहीं हो चुका है, रिलीजन का कंट्रोल कंप्लीट लॉस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी वो एब्स्ट्रैक्ट नेचर एलिमेंट से नेचर के जो कंट्रोल कर रही हैं। तो अभी प्रीस्ट एंड लॉ, दोज हु नो द लॉ, द सिस्टम, द प्रोसेस, वो कंट्रोल कर रहे हैं इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए हिंदू समाज में इस एक स्टेज पे हम कह सकते हैं कर्म को इंपॉर्टेंस दी। कर्म एक लॉ है, जो करोगे सो भरोगे, है ना, जो करोगे सो भरोगे। कर्म जो है करोगे तो पॉजिटिव कर्म होगा, नेगेटिव कर्म होगा। पॉजिटिव कर्म से आपको, आप अपने जगह से एलिवेट होगे, उसको भोगोगे, सुख मिलेगा। नेगेटिव कर्म करोगे तो उसका भोग अलग तरीके से होगा कि आपने उसको, वो सारे जो नेगेटिव कर्म हैं उनको हटाना है, उनको दूर करना है। तो उसके लिए आप बिल्कुल जितनी भी 84 लाख जूनियाँ हैं उनमें भटकोगे, फिर जब ज़ीरो हो जाएगा तो वापस आओगे इंसान की शक्ल में। तो कर्म का ये सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है कर्म का, कि कुछ भी जो करते हो वो लॉस नहीं होता है, वापस आता है। अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा, बुरा करोगे तो बुरा आएगा, लौट के आएगा आएगा। ये कर्म का प्रिंसिपल। तो ये आगे लॉ एंड प्रीस्ट दे कंट्रोल दिस सोसाइटी। लेकिन अब इस समाज में ये है, क्योंकि ये समाज जो है वो ट्रांजिटोरी है, ट्रांजिशन का समाज है। एक तरफ से वो लोग हैं जो अभी तक बिलीव करते आ रहे हैं कि गॉड इज देयर, और डेटीज आर देयर, असाइंड दिस पावर्स, ना, हर एक चीज़ जो है वो वहाँ पे फोकस कर रहे हैं कि हर एक चीज़ का जो लॉजिक है वो आंसर है, वो गॉड है। एंड यहाँ पे वो लोग हैं जो बिलीव करें कि कर्म इंपॉर्टेंट है या कुछ और प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है। तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होना, डिबेट होना, डिस्कशन होना एक एक नेचुरल सी चीज़ है। जब दो व्यू पॉइंट के लोग होंगे तो उसमें क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा। तो ये वो टाइम है कौन सा, बीच का, देखो 1300 से 1800, 1799 जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है ना, उसके आसपास का टाइम, जब वहाँ पे बहुत डिबेट, बहुत डिस्कशन, जो यूरोप वगैरह में पूरा एक नया दौर शुरू हुआ उस वक्त, जहाँ पहले किंग वाज द अल्टीमेट पावर, नाउ पीपल क्वेश्चन द पावर ऑफ द किंग। लोगों ने कहा कि हम खुद वोट करेंगे, although उनको वो पावर्स बहुत बाद में मिली, लेकिन अब लोग खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नेंस में, तो उनका वहाँ पे कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। तो ये कन्फ्लिक्ट का, डिबेट का, आप देखें वो टाइम हमारे लिए भी ऐसा रहा। यहाँ के लोग उस वक्त हम फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे ना, वो टाइम था, तो लोग यहाँ पे यूरोप घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, डिबेट्स, डिस्कशंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कितना काम कर रही है, बाकी सारी पार्टीज जम बन रही हैं, हर जगह से एक अलग माहौल था। ऑन द वन हैंड पीपल, जो जो फॉरेनर्स थे वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं देश को हर तरीके से, एंड ऑन द अदर हैंड द पीपल आर एमर्जिंग, द लीडर्स आर एमर्जिंग, द डिबेट्स आर हैपनिंग। अलग ही दौर था। इस वक्त हमें फॉरेन जाना होता, उस वक्त आप देखें नेशनल लीडर्स हमारे जितने भी थे सब फॉरेन से पढ़ के आए थे, क्योंकि सब देश तो एक ही था, वही ब्रिटिशर्स यहाँ पे, वही वहाँ पे, तो वो जाना आना उतना मुश्किल नहीं होगा उस टाइम पे, वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, जो काबिल है वो जा सकता होगा। तो वो लोग पढ़ के आते थे दुनिया भर से और फिर यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते थे। हर जगह एक माहौल किसका था, डिबेट्स और डिस्कशंस का, और कन्फ्लिक्ट भी, जो कन्फ्लिक्ट किसी भी तरीके का हो सकता है, वो डिबेट डिस्कशन की शक्ल में हो सकता है, या फिर एक वायलेंट कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है जब अलग व्यू पॉइंट के लोग होंगे। तो ये रहा दूसरा फेज, कौन सा, मेटाफिजिकल स्टेज। इसको क्रिटिकल फेज भी कहा गया, और ये वो फेज है जो ऑन द वे टू पॉजिटिविज्म या पॉजिटिव सोसाइटी की तरफ है ना, ये उस तरफ जा रहा है। ये स्टेज जो है वो अब नई स्टेज में जा रही है।
तो ये आ गया क्रिटिकल फेज का टाइम। जैसे ये स्टेज जो है, ये बहुत लंबा स्टेज रहा 1300 से। अब थियोलॉजिकल तो बहुत लंबा रहा, ये तो शुरुआत में जो हमें अगस्त को हमने कहा हम वही पढ़ रहे हैं, हम कुछ अपना नहीं बोल रहे हैं इसमें। जो अगस्त को हम कहते हैं कि 1300 एडी तक, यानी 14th सेंचुरी तक हमारे पास क्या रहा, थियोलॉजिकल स्टेज। उस वक्त तक हजारों सालों तक यही रहा। फिर कितने, ये 500-600 साल तक हमारे पास पॉजिटिव मेटाफिजिकल स्टेज रहती है, जहाँ पे वो ट्रांजिशन का एक फेज जो है वो चलता है। एंड देन 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, इन 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 1800 के बाद से 19th सेंचुरी कहेंगे हम, उसके बाद का जो टाइम है वो मॉडर्न टाइम है या पॉजिटिव स्टेज है, जब एक ब्रेक डाउन होता है पहले वाले सिस्टम से। अब लोगों ने किस पे फोकस किया, साइंटिफिक डेटा बेस्ड रीजनिंग। ये वो टाइम था जब कंप्लीट लॉज की डेवलपमेंट हो गई, एक कंप्लीट शिफ्ट हो गया उस समाज में, हमारे समाज में या बाकी एशियन सोसाइटीज में इतना नहीं, क्योंकि हम तो उस वक्त अभी वी वर इन दैट कॉलोनियल कंट्रोल, है ना। तो यहाँ पे उस तरीके से नहीं आई स्टेज, लेकिन बाकी समाज में जो आज़ाद थे वहाँ पे साइंटिफिक स्टेज का डेवलपमेंट बेहतर से हुआ, वहाँ पे डेटा बेस्ड रीजनिंग की डेवलपमेंट हुई है। और जो लोग बिलीव करते हैं कि इसमें एक्सपेरिमेंटेशन में, वेरिफिकेशन में, जो मैंने आपको स्टेज कही, उसके जरिए ही वो फैक्ट्स निकालते हैं और उनको फिर बिलीव करते हैं। रिसर्च के बेस पे बात करते हैं कि किसी रिसर्च हुई है उसमें ये कहा, लोग बिलीव करेंगे, अनटिल कोई वैसी रिसर्च फिर से होती है उसको डिस्प्रूव करें। ऐसा नहीं मेरा मन करता है कि तुम्हारी रिसर्च को मैं इनकार कर दूं, तो ऐसा नहीं होगा। वो तब होगा जब मैं रिसर्च कंडक्ट करूंगा, मेरे पास डेटा होगा उसको रिफ्यूट करने का। तो डेटा डेटा से लड़ाई करेगा, मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, आओ भाई। तो यहाँ पे अब पहले जो सवाल थे कौन से मेटाफिजिकल स्टेज में, द क्वेश्चंस वर मोर काइंड ऑफ फिलोसफिकल, कि दुनिया कैसे पैदा हुई है, इंसान का मकसद क्या है दुनिया में आने का। मोर फिलोसफिकल क्वेश्चंस इमर्ज्ड इन मेटाफिजिकल स्टेज। देखिए उस वक्त फिलोसफी ने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करी हुई है 1300 से 1800 के बीच में, उससे पहले भी फिलोसफी तो थी, लेकिन इस टाइम पे कंसर्न जो था वो एक लॉन्ग टर्म था कि इंसान दुनिया में क्यों आया है, उसका मकसद क्या है, क्या होता है। यहाँ पे कंसर्न जो साइंस किस पे करेगा, साइंस ये नहीं कहेगा ना आपको कि तुम्हारा मकसद क्या है दुनिया का। साइंस सीधे कहेगा कि देयर इज पॉसिबिलिटी कि इंसान पैदा कैसे होता है, आ गया दुनिया में, हेल्दी है तो जिएगा, अगर कोई कमी है तो नहीं जी पाएगा ठीक से, सिंपल एज इट इज। फिर फिलॉसफी उसमें निकालना वो अलग चीज है, बट द लॉजिक इज सिंपल कि हम एक्सीडेंट से आ गए यहाँ पे, हमारे पेरेंट्स थे, उन्हें शादी करी, हम हो गए, हमारे आगे भी वैसे होंगे, ऐसे दुनिया चलती आ रही है। वो एक सिंपल सा लॉजिक जो साइंस का है, बट फिलोसफी ट्राइज टू फाइंड आउट मीनिंग आउट ऑफ इट, कि तुम्हें दुनिया में भेजा है किसी मकसद के, तुम्हारा एग्जिस्टेंशियल ना, वो एक जो एग्जिस्टेंशलिज्म की बात करता है कि क्या है आपका एग्जिस्टेंस, वजूद क्या है, उसका मतलब क्या है। तो लोग कई बार इसमें काफ़ी डिबेट करते हैं, ये उसमें काफ़ी ज़्यादा रहा। इसमें फिर ये चीज़ें कंसर्न जो है थोड़ा इमीडिएट रहा कि हम किस तरीके से लोगों को हेल्दी कर सकते हैं, किस तरह समाज अच्छा कर सकते हैं, पॉजिटिव साइंस से कैसे एक बेहतर समाज डेवलप हो सकता है, लोग अगर फैक्ट्स में बिलीव करते हैं तो क्या होगा, कैसे एक समाज अच्छा होगा। तो इनका अल्टीमेट जो पर्पज़ था वही था कि हम किस तरीके से तुरंत शिफ्ट कर दें एक ऐसे समाज में जहाँ पे ऑर्डर होगा, क्योंकि ऑर्डर कयास उन्हें बहुत देखा। एक बिल्कुल एक एस्टेब्लिश सिस्टम, अब जैसे अभी हम क्लास में पढ़ रहे हैं ना, अचानक से कहें कि अब टीचर क्लास में नहीं आएगा, आप तुम घर में बैठ के पढ़ोगे, जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, तो कैसे क्या पैदा हो गया था, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, फोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, नोट्स कैसे बनाने हैं, शक्ल नहीं दिख रही है, समझ नहीं आ रहा है, आवाज साफ नहीं आ रही है, सो मेनी थिंग्स, है ना। वो एक देखें छोटे लेवल पे कैसे कयास पैदा होता है। तो जहाँ पे एक एस्टेब्लिश ऑर्डर है, एक गवर्नमेंट है, एक किंग है जो कंट्रोल कर रहा है, वो खत्म हो चुका है, लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मार रहे हैं, और एक लोगों की गवर्नमेंट बनना शुरू हुई है, तो कितना बड़ा कयास होगा। उस कयास से निकल के एक बेहतर समाज में जाना ही इनका मेन पर्पस था, और उसके लिए थ्योराइज करना, साइंटिफिक थ्योरीज देना कि कैसे जाएगा समाज आगे, क्या होगा, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेज है, कि समाज जो है, एक सोसाइटी जो है एक नई स्टेज में कैसे ट्रांजिशन करेगी, समझे। तो यहाँ पे आना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो लॉजिक है साइंटिफिक इंक्वायरी पे, ये समाज जो है वो बेस्ड है। तो इन्होंने एक पॉजिटिविस्ट रिलीजन, जिसकी बात कर रहा था ना मैं, कि पॉजिटिविस्ट रिलीजन का नाम दिया कि यहाँ पे अब नया जो रिलीजन ह्यूमैनिटी का है वो एस्टेब्लिश होगा, इंसानियत का नया धर्म, जैसे रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी विल बी देयर, और ये बाकी सारे रिलीजन्स को रिप्लेस करेगा। सब रिलीजन्स खत्म हो जाएंगे, एक ही रिलीजन बचेगा, वो बचेगा इंसानियत। ठीक है,
ह्यूमैनिटी विल बी द रिलीजन जो साइंटिफिक होगा, जो सेक्युलर होगा, जहाँ पे कंसर्न ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक होगा, इंसान के वेलफेयर का होगा, ठीक है। यहाँ पे सोशोलॉजिस्ट, सोशलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट ये इंपॉर्टेंट करेक्टर्स होंगे क्योंकि समाज की बेहतर समझ रखते हैं। और इस समाज में सोशोलॉजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये लोग समझाएंगे दुनिया चलती कैसे है, और ये इस प्रोसेस को जो ट्रांजिशन का है उसे फास्ट कर सकते हैं, उसको असिस्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से कोई भी समाज देखें, वो समाज आगे हो चुका थियोलॉजिकल से मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल से पॉजिटिव, कोई समाज अभी भी ट्रांजिशन में होगा और सोशोलॉजिस्ट इस एक प्रोसेस को फास्ट करवा सकता है कि अगली स्टेज क्या होगी, क्या होना है, क्या मिलाना है इसमें, पता है ना, क्या इसमें मैं रिएक्टेंट मिलाऊं जिससे ये थोड़ा फास्ट हो जाएगी, रिएक्शन जल्दी हो जाएगी और समाज बहुत जल्दी चेंज होगा। ये करना बहुत ज़रूरी है। सोशोलॉजिस्ट इसका काम करेंगे, जो लॉ जानेंगे, और ये टाइम जब सारी रिलीजन्स खत्म होकर सिर्फ एक ह्यूमैनिटी जो है वो एस्टेब्लिश होगी, ऐसा उनका मानना था कि ऐसा होगा इन स्टेजेस के जरिए। समझे आप? ये जो 3 स्टेजेस थे, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, पॉजिटिव स्टेज में इस तरीके से काम होगा। ये स्टेजेस कहाँ से कहाँ तक हैं, इनके स्टेजेस के क्या क्या फीचर्स हैं, इनको याद रखो। और ऑगस्ट कॉम्प ने क्या हमें समझाया कि क्या होगा आगे, कैसे होगा, और यही समाज है जो होना चाहिए, जो अच्छा है, जो